माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा, आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा, आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा, आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा, आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा, आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। राष्ट्र की जो विराट संस्कृति है कि हम कोई भी कार्यक्रम शुरू करने से पहले माँ सरस्वती का वंदन करते हैं और दीप प्रज्वलन करते हैं। मैं सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा कि माँ सरस्वती के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करें। यूथ आइकॉन विवेकानंदों के चित्र पर चलते रहे
नया है। क्या ना? ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। बहुत बहुत धन्यवाद छात्राओं आपकी प्रस्तुति के लिए। आज संतरी ने कहा रात है और प्रजा ने भी कहा रात है। बड़े मजे की बात है, ये बड़े दोपहर की बात है। वो इमरजेंसी का दौर था। वो इमरजेंसी उधर से देखा जाए तो बिहार से नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, तमाम बड़े नेता और निचले स्तर पे, जिला स्तर पर लोग जो मीसा, जो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट लागू किया गया था, सारे लोग कैद में थे। उस समय के हमारे यहाँ पे जो पहले सांसद हुआ करते थे और सारे लोग जो नेता थे, लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे, सब जेल में बंद थे। और एक ऐसा माहौल था 25 जून 1975 का, उससे लेके 21 मार्च 1977 तक का ऐसा माहौल था जब कुछ कह नहीं सकते कि क्या था। फिर एक बार लाजमी है उस शायर को दोहराना जो कहते हैं, ये हुक्मरानों का हुक्म है या जालिमों का जुल्म है। जुल्म और शुतम के बूते सियासत बुलंद करने की कोशिश न कर, शहीदों के लहू से सिंचा गया है बागे, इसे लहूलुहान करने की कोशिश न कर। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो एक लहूलुहान था जिसको लोगों ने आज़ादी की, दूसरी आज़ादी के लिए प्रयास किए और ये सारी बातें हुई। मैं हमारे बीच जो अतिथि हैं उनके स्वागत भाषण के लिए, उनके स्वागत में दो शब्द कहने के लिए संस्था के प्राचार्य आदरणीय अशोक मराठे साहब को आमंत्रित करना चाहूँगा। आज के जिला स्तरीय युवा सांसद कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हमारे बालाघाट से की लोकसभा की लोकप्रिय सांसद श्रीमती भारती गांधी मैडम का मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से, आप सभी की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मंचासीन हमारे बीच प्रोफेसर राजुलकर साहब, जिला खेल अधिकारी महोदय और जूरीज के रूप में हमारे पास बीच में बहुत सारे व्यक्तित्व हैं। सबका महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जन, प्राध्यापक साथियों, विद्यार्थियों, जिनको अपना विचार इस विषय पर जो आज का विषय है कि 50 इयर्स ऑफ इमरजेंसी लेसन्स फॉर इंडियन डेमोक्रेसी, इस विषय पर अपने विचार जिला स्तर से लेकर के राज्य स्तर और राज्य स्तर के बाद नेशनल लेवल पर जाएंगे, उन सभी का इस सभागार में मेरी ओर से स्वागत और अभिनंदन। विषय बड़ा महत्वपूर्ण है और गंभीर है। इस विषय पर खासकर शासकीय सेवक बोलने से थोड़ा सा बचते हैं, लेकिन विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इन बच्चों के विचार यहाँ से लेकर के राष्ट्र स्तर पर जाए, ये हमारा प्रयास है। और इस आयोजन में जितने भी लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, इस कार्यक्रम की सफलता में जो अपना योगदान दे रहे हैं, उन सभी का स्वागत और अभिनंदन महाविद्यालय परिवार की ओर से। और चूँकि बड़ा लिमिटेड समय है, हमारी आदरणीय आज की जो मुख्य अतिथि महोदय हैं, हम उनके विचार सुनना चाहेंगे और उसके बाद जो है उद्घाटन सत्र समाप्त होने के बाद फिर जो है छात्रों की बारी है, संसदीय रूप से अपने विचार व्यक्त करने की बारी है, तो उनको भी अवसर दिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी का वंदन अभिनंदन करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। खान का जो आप नाम दे रहे हो सम्मान। जी आप कुछ नाम दे रहे थे उनके यूथ आइकॉन को। मातरम।
अमराम अतुराम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम श्यामलाम सरलाम सुस्मिताम भूषिताम धरणीं धरणीं मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की जय। माता की जय। भारत माता की जय। इस देश के युवाओं की जय। विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट जो अपने नाम से ही दर्शाता है इस कार्यक्रम की मंशा क्या है और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं। ऐसे आज के सुंदर कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित कॉलेज के प्रिंसिपल साहब, इस कार्यक्रम का जजमेंट करने के लिए शहर के जिन शख्सियतों को, जिन महान रथियों को आमंत्रित किया गया है, ये दर्शाता है कि जजमेंट निष्पक्ष होगा। ऐसे सारे अतिथि हमारे मंच पर बैठे हुए हैं। सभी शिक्षकगण, कॉलेज का पूरा स्टाफ और इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले इस देश के होनहार कर्णहार बच्चों, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को। जहां हमारी सोच या हम सोच भी नहीं सकते, उसके आगे उनकी कल्पना रहती है, उससे परे उनकी कल्पना रहती है। मैं किसी की निंदा नहीं कर रही, लेकिन यदि अगर हम देखें, इस देश में बहुत से प्रधानमंत्री आए और गए, सबने अच्छा किया, लेकिन ये देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस देश के बच्चों से बात की। और उसका एकमात्र कारण है कि यही बच्चे देश के आने वाले कल हैं, इन्हीं के कंधों पर देश की बागडोर रहे। और वो चाहते हैं कि बच्चा केवल पढ़ाई में ही आगे ना रहे, बच्चा केवल पढ़ाई ही ना करे, वो खेल में भी आगे रहे। क्योंकि जो बच्चा खेलेगा वो मैदान में जाएगा, क्योंकि खेल के लिए मैदान जरूरी है। और जो बच्चा मैदान में जाएगा वो स्वस्थ रहेगा, और जब बच्चा स्वस्थ रहेगा तो उसका मानसिक स्तर और हर तरीके से बौद्धिक सारा शरीर उनका हर तरीके से विकसित होगा। इसलिए कैसे इस देश के बच्चों को मजबूत बनाएं? खेल के माध्यम से हम शारीरिक मजबूत तो बना लेंगे, लेकिन उनका चाहे वो पढ़ाई हो, पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी हम उन बच्चों को कैसे आगे बढ़ाएं। उसी तारतम्य में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन उन्होंने किया है। पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो बच्चे, क्योंकि हम भी जब पढ़ते थे, हम भी जब स्कूल से यहाँ बैठा प्रत्येक व्यक्ति जब पढ़ता था, तो जो एग्जाम का डर सबको रहता है, लेकिन हर साल एग्जाम के पहले अपने देश के बच्चों से सांकेतिक बात करके पूरे देश में उसको बताना कि आप उस डर से, उस भय से निकलिए। और निश्चित तौर पर यदि अगर अपने अंदर भय रहेगा तो हम में जो योग्यता है, जो क्षमता है, हम उसका प्रदर्शन सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो वो मन की बात को, चाहे वो बच्चों से बात के संवाद के माध्यम से यही कहते हैं कि अपने अंदर के डर को निकालो। पिछले जो उन्होंने बच्चों से संवाद किया परीक्षा पे, चर्चा पे, वो हर बच्चे और बड़ों ने देखा होगा। आपको आश्चर्य हो गया, तब पार्लियामेंट सेशन चल रहा था तो हम लोगों को भी उस कार्यक्रम को ऑडिटोरियम में बैठ के दिखाया गया। आप बच्चे तो दूर, हम जैसे 2, 3, 5, 10 सांसद जो हम पहली बार के सांसद हैं, उसमें से बहुत सी चीज हमने भी सीखा। यानी इंसान को हमेशा विद्यार्थी रहना चाहिए। जरूरी नहीं कि यदि अगर कोई प्रिंसिपल बन गया है, कोई हर विषय का प्राध्यापक बन गया है तो वो निपुण हो गया, पूर्ण हो गया।
या हम सांसद बन गए या समाज में कोई बहुत ऊंचे पद पर चले गया तो वो पूरा परिपक्व और सब कुछ उसमें है। बहुत सी कमियां हम में रह सकती है, इसीलिए हम सबको जीवन पर्यंत विद्यार्थी बने रहना चाहिए। जहां से जो सीखने मिल रहा है वो सीखना चाहिए। और ये जो मंच है बच्चों, ये मंच आपके अंदर की प्रतिभा को निखारने के मंच है। पिछले दिनों मुझे सरदार पटेल में जो कार्यक्रम हुआ उसमें बुलाया गया था, लेकिन पार्लियामेंट के कारण और बाहर रहने के कारण मैं उस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन जो कार्यक्रम हुआ था बहुत उम्दा और बहुत अच्छा कार्यक्रम था। मैंने उसने जो कार्यक्रम जिसने करवाया, इन्हें हर कार्यक्रम का कॉलेजों में व्यवस्था दे देते कि उसका प्रभारी वो रहेगा, तो जो प्रभारी शिक्षक था उनसे भी बात की और उस बच्चे का भी मैंने नंबर लिया जिसने मेरी भूमिका निभाई थी सांसद की। उसका प्रेजेंटेशन, उसका विषय, मैंने तो पार्लियामेंट में बहुत सी बातें रखी, जो बातें बोलने का मौका नहीं मिला उसको मैंने लिखित रूप में दिया, उसका मुझे आंसर भी आया। लेकिन किस जीवंत मुद्दे को अपनी वाक्पटुता से, अपनी शैली से रखना, उस बच्ची का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत अच्छे तरीके से, बड़े निडरता से उसने उस विषय को रखा। आप सब भी यहाँ उपस्थित हैं। जैसे कि मुझे बताया गया कि ये पहले ब्लॉक स्तर पर हुआ है, अब जिले में हो रहा है, जिले से शायद संभाग जाएगा और संभाग से राष्ट्रीय स्तर पर आप अपने वक्तव्य को रखेंगे। हो सकता है कि कितने लोगों की सूची जाएगी यहाँ से? 5 जाएगी। जरूरी नहीं है कि उस 5 में हर किसी का होगा, और जो 5 छूट गए उसमें योग्यता की कमी है, ऐसा भी नहीं है। आप अपना 100% दीजिए। समय सीमा का ध्यान रखिए, बहुत सीमित समय, आप अपना 100% डाल दीजिए। निश्चित तौर पर जब हम किसी काम में, कोई भी काम हो सकता है, अपना 100% अगर हम डालते हैं तो ईश्वर हमारी मदद करता है। और यदि अगर 5 में हम 6वां भी आ गए तो नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है। आज की हार कल की जीत की पहली सीढ़ी है, उसका उदाहरण भारतीय पार्टी आपके सामने है। आप 100% देते रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए। कोई भी पढ़ाई हो, खेल हो, डिबेट हो, डांस हो, गाना हो, कोई भी, ईश्वर ने हमको जब मनुष्य रूप में भेजा है तो हमको कोई ना कोई योग्यता में डालकर भेजा है। वो सब गुण हम में है जो इस देश में सफल हुए हैं। हमको बरसते अपना 100% उसमें देना पड़ेगा। और आज का जो विषय आपका है इमरजेंसी, सामान्य विषय नहीं है। और मुझे लगता है ये विषय आप सब तक पहुंचाने का सरकार, क्योंकि हम सब कहते हैं कि आने वाला भविष्य हमारा युवा है। जब हम हमारे युवाओं को अपना वर्तमान हो चाहे भूत ही पता नहीं रहेगा तो कैसे आप बागडोर को संभाल पाओगे। बहुत कहने का मन है, बातें बहुत सारी है, लेकिन मुझे लगता है यदि मैं अपने भाषण से कटौती करके आपके बीच में बैठकर 1-2 बच्चों का परफॉर्मेंस देखूंगी तो वो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। इसीलिए समय समय पर मैं आप सबके बीच में आते रहती हूँ। विषय बहुत अच्छा है। हमारे देश में भी, हमारे देश में नहीं, हमारे शहर में भी इमरजेंसी की पीड़ा से गुजरे हुए बहुत से लोग हैं। मुझे लगता है, हो सकता है शायद आप अपने इस कार्यक्रम के पहले उनसे मिले हो जानने के लिए। यदि अगर वो बच्चा उनसे नहीं मिला है, इस शहर में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनसे इमरजेंसी में सफर किया है। उनके साथ बैठना जरूर, उनको समझना जरूर, उनकी पीड़ा को और उस समय क्या होता था इसको महसूस जरूर करना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी कार्यक्रम शुरू होगा तो 1-2 बच्चों का परफॉर्मेंस मैं देखूंगी। भारत माता की जय। बीटनवाल, कृपया आप तीनों यहाँ आ जाएं। मैडम से आपको सम्मानित करना तीनों। एक मैडम एक राष्ट्रीय खिलाड़ी है, दीक्षा कटरे, कुमारी पायल लहरे राष्ट्रीय धावक हैं, रविंद्र बीटनवाल राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। तीनों आ जाइए। जी मैडम, तीनों दोनों आ जाइए। जो उपस्थित में आ जाइए, जिनका नाम बुलाया गया। कृपया, आप अकेले हैं? क्या नाम है बेटा? रविंद्र। बहुत धन्यवाद मैडम। आपका संरक्षण, आपकी नेतृत्व क्षमता बालाघाट को एक नई पहचान दे रही है और आपका जुड़ाव जनती हमारे पेज है। आकाशवाणी के निर्देशक
आप मानते, तुम तुष्टिकरण की कुंडीति पर सिंहासन भले ही बना लो, हम लोकतंत्र की संवैधानिक शक्ति को अंतिम प्रताप मानते। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रांगण में अगर हम में से किसी के समक्ष ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हम एक विशाल भव्य सदियों पुराने संवैधानिक रूपी मंदिर में खड़े हो और अचानक एक अन्यायपूर्ण भावना की काली छाया आकर उसके हर एक मौलिक स्तंभ को तोड़ना चाहे, तो क्या हम शांत बैठेंगे या उस भारत की रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगा देंगे? मुझे लगता है दूसरा विकल्प सबसे बेहतर है, क्योंकि आज ऐसी ही परिस्थिति भारत के समक्ष खड़ी है और ये वही 1975 की काली छाया है जो केवल इतिहास नहीं, एक चेतावनी, एक स्मृति, एक सीख, एक सबक है। संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, अपितु हम ये भारत के लोगों का सामूहिक संकल्प है और जब इस संकल्प पर प्रहार होता है तब हमारा मौन रहना संविधान के उल्लंघन में मूक सहमति देने जैसा और इसी मौन की चुनौतियों का सामना करते हुए एक गौरवशाली भविष्य का निर्माण करें। क्योंकि मैं नहीं मानता कि संविधान की पुस्तक को पवित्र कह देना ही लोकतंत्र है, और यदि आप कहेंगे कि 5 साल में एक बार चुनाव करा देना ही लोकतंत्र है, तो मैं पूछना चाहूंगा कि जब सत्ता के मन में चुरू कर हेतु करा कानून के शासन को, संविधान के मौलिक अधिकारों को अपने पैरों तले रंध रहा होता है, जिसे अखबार की आजादी पर ताला लगा दिया जाता है, न्यायपालिका के पंख कतर दिए जाते हैं, जिस लोकतंत्र के नियम महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा, भगत सिंह के बलिदान और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर टिकी हो, उसी लोकतंत्र में नागरिकों की आवाजों को दबा दिया जाता है, तो क्या इसे आप लोकतंत्र कहेंगे? ये लोकतंत्र नहीं हो तो अधिकारों को कुचलने की जिद है जो इसे ऐसा करने पर उतारू करती, क्योंकि ये लोग ना संवैधानिक मर्यादा को जानते हैं, ना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को जानते। जो सत्ता के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ संविधान के धज्जे उड़ाने को जानते। अपने मौलिक अधिकार, अपने लोकतांत्रिक मूल्य, अपनी न्यायपालिका की रक्षा का संकल्प है जागरूकता। आज की हमारी जरूरत है जागरूकता, और हर साल लोकतांत्रिक शक्ति के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची संवैधानिक जागरूकता, ताकि हर लोकतंत्र और संविधान का विश्वासघाती ये समझ सके कि रुपया तेरे सर को संविधान से मिला, ये सम्मान भी तुझे संविधान से मिला है, औरत को जो मिला होगा मुकद्दर से मिला होगा, तुझे तो मुकद्दर भी संविधान से मिला है, तुझे तो मुकद्दर भी संविधान से मिला है। और जब जनता अपने संविधान की शक्ति को पहचान लेती है, तब सत्ता का अहंकार नहीं बल्कि संविधान और लोकतंत्र का स्वाभिमान इतिहास रखता है। जैसे 1977 के चुनाव हुए और जनता ने तानाशाही को उखाड़ फेंका, और तभी सदियों की भूजी रात सुबह होती मिट्टी सोने का ताज पर लाती है, तो रात समय के घर का घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। जनता आई और लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई, और आज भारत अपने वैश्विक मानसिकता से निकल के आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है। यह आपातकाल नहीं बल्कि आत्मनिर्भर और आत्मनिवासी भारत का अमृतकाल है, जो एक राष्ट्र, एक चुनाव, एक संविधान, एक इंसान की भावना को स्पर्श करता है। तो आइए हमसे मिलकर आपातकाल की उस काली मानसिकता को हमेशा के लिए परास्त करें, क्योंकि कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां पर रब नहीं होता, कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां पर रब नहीं होता। लड़ाई वे ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता, वो सत्ता के नशे में मदहोश रहने वालों। लोकतंत्र से बढ़कर इस देश में कोई शासन नहीं होता, लोकतंत्र से बढ़कर इस देश में कोई शासन है। जय हिंद, जय भारत। हेलो 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 हम अंगुलकार गुरुओं के चरणों पर अर्पित करते हैं, जन्म से लेकर यौवन सब कुछ सौर्य राष्ट्र को समर्पित करते हैं। नीचे किताब की पुण्य भूमि ये भगत सिंह की शान है, एपीजे की भूमि अब्दुल कलाम की ये शान है, और युवा देश युवा के जिस सशक्त लोकतंत्र की पहचान है। तब तक तो खत है इस मिट्टी का समूचे आसमान पर, तब तक तो खत है इस मिट्टी का समूचे आसमान पर आपातकाल का धब्बा कैसे मेरे हिंदुस्तान पर, आपातकाल का धब्बा कैसे मेरे हिंदुस्तान पर। जय हिंद महोदय। मैं आज भारतीय इतिहास के ऐसे अध्याय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो अध्याय भारतीय लोकतंत्र की आत्मा को झकझोर कर रख देता है। एक ऐसा अध्याय जो कि भारतीय लोकतंत्र की आत्मा को झकझोरता तो है, परंतु इसकी शक्ति व इसके सशक्तपन को परिभाषित भी करता है। वह अध्याय जिसका प्रारूप लिखा गया 25 जून 1975 को हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री के सुझाव पर हमारे राष्ट्रपिता एक ऐसा अध्याय जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वह एक ऐसा अध्याय था जिसे वर्तमान समय में 25 जून 1975 को कोई दिक्कत नहीं, एक लंबी सांस लो, एक लंबी सांस लो और शुरू करो, कुछ नहीं होता। अच्छा लगता है वो, थोड़ा सा भूल गया, बहुत अच्छा लोगों के समक्ष एक ऐसे अध्याय के बारे में बात करने की बात कर रहा हूँ जिस अध्याय का प्रारूप तत्काल उस समय प्रधानमंत्री के सुझाव पर हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भारतीय
अस्थिर राजनीति को स्थिर करने के लिए आर्थिक मंदी को कम करने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल के सामने प्रस्तुत किया। यह आपातकाल 25 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1977 तक 21 माह तक लाया। यह एक ऐसा आपातकाल का 21 माह था जिसने भारतीय लोकतंत्र, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसकी छवि को धूमिल कर दी। यह छवि धूमिल होती है जब हमारे भारतीय नागरिकों के अधिकारों, मौलिक अधिकारों का खंडन कर दिया जाता है, जब उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया जाता है, साथ साथ अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी जाती है। जब 21 माह खत्म होने के बाद हमारे पास आंकड़े प्रस्तुत होते हैं, तब हमें पता चलता है कि वर्तमान परिदृश्य में हम लोग जब देखते हैं तो लगभग 1,10,806 लोकतंत्र प्रेमी नेताओं को उनकी लोकतंत्र प्रेमिता के आधार पर देशद्रोही बनाकर कारागार में डाल दिया गया। लगभग 275 राष्ट्रीय पत्रकारों को उनके घरों पर नजरबंद कर दिया गया। लगभग 700 से ज्यादा अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई। वर्तमान परिदृश्य में आज जब हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की श्रेणी में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के स्वप्न में भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की श्रेणी में बात करते हैं, तब हमें यह पता चलता है कि हमारे लोकतंत्र के लिए कितना आवश्यक है कि हम आपातकाल जैसे हमारे सबसे बड़े विश्व के लोकतंत्र में जो कलंक लगा है उसे मिटा सकते हैं। यह कलंक नहीं, यह चेतावनी होती है कि जब जब जनता अपने अधिकारों को भूल जाती है, अपने अधिकारों से निःशुल्क हो जाती है, वह सतर्क नहीं रहती है, तब तक उनके अधिकारों पर कोई ना कोई आक्रमण करता है। वह आक्रमण केवल संवैधानिक नहीं, आर्थिक बंधुता के आधार पर भी होता है। वर्तमान परिदृश्य में युवाओं को आपातकाल से सबक लेना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम समय समय पर अपने बातों को अपने आधारभूत स्तंभों पर आगे चलकर हमें इस देश को ही विकसित राष्ट्र बनाने के श्रेणी लगता है। जब विश्व के सबसे बड़ी युवा आबादी प्राप्त किए हुए गौरवशाली देश का खिताब भारत को मिला है, तब हमें यह आवश्यक होता है कि हम किस तरीके से अपने अधिकारों को आगे लेके चल सकते हैं। वह अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता, जो कि वर्तमान परिदृश्य में हम सभी के सामने परिलक्षित होते हुए दिखाई देती है। चरणों पर मेरा सादर नमन। मैं वो आवाज हूँ जिसे दबाया नहीं जा सकता, मैं वो कदम हूँ जिसे रोका नहीं जा सकता, क्योंकि मैं सिर्फ आगे बढ़ने का नाम नहीं, मैं खुद प्रगति हूँ। और आज आपके समक्ष इस मंच पर लोकतंत्र की सबसे कड़वी सच्चाई और सबसे उजली सीख लेकर खड़ी हूँ। आदरणीय मंच, माननीय निर्णायकगण तथा मेरे समस्त जागरूक युवा साथियों, आज हम आपातकाल के 50 वर्ष भारतीय लोकतंत्र के लिए सबक जैसे गंभीर और ऐतिहासिक विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं। यह वह विषय है जो 1975 का वह समय जब कलम पर तारे लगे थे, जब आवाजों को रोक दिया गया था, जब रात अचानक और गहरी लगने लगी थी और जब भारत के लोकतंत्र ने पहली बार यह महसूस किया कि सत्ता से बड़ी चीज जनता की जागरूकता होती है, जनता की जागरूकता होती है। इसी पे कुछ लिखा था कि शब्दों को कैद किया गया पर विचारों की लौ ना बुझ सकी, शब्दों को कैद किया गया पर विचारों की लौ ना बुझ सकी। लोकतंत्र थका जरूर पर जनता की हिम्मत कभी ना झुक सकी, जनता की हिम्मत कभी ना झुक सकी। आपातकाल हमारे देश का बहुत बड़ा अध्याय है जिसे देखकर हम शर्माते भी है और उससे सीखते भी है। यह हमें सिखाता है कि जब तक संविधान की सीमाएं जाग रही होती है तब तक सत्ता संतुलित रहती है, पर जैसे ही आंखों पर पर्दा पड़ता है अधिकार धीरे धीरे फिसलने लगता है। आपातकाल हमें यह भी सिखाता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कोई विलासिता नहीं बल्कि देश की जीवन रेखा है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, प्रेस की निष्ठा और विपक्ष का अस्तित्व, यह सब हमारे भारत की सुरक्षा ढाल है। और एक सबसे बड़ा सबक, लोकतंत्र तब मजबूत नहीं होता जब सरकार सही हो, परंतु लोकतंत्र सबसे अधिक तब मजबूत होता है जब नागरिक जागरूक हो, जब नागरिक जागरूक हो। आज 50 वर्ष बाद हम नए भारत के द्वार पर खड़े हैं। तकनीक तेज है, युवा शक्ति जागरूक है, सोच बदल रही है, परंतु मूल प्रश्न वही है, क्या हम इतिहास को दोहराने देंगे या उससे सीखकर एक अधिक मजबूत, अधिक पारदर्शी भारत का निर्माण करेंगे। एक युवा होने के नाते हमें यह समझना होगा कि लोकतंत्र केवल मतदान तक सीमित नहीं है, सवाल करना भी लोकतंत्र है, असहमति रखना भी लोकतंत्र है और सत्ता से ऊपर संविधान को रखना, यही सच्चा लोकतंत्र है, यही सच्चा लोकतंत्र है। मैं अपने युवा साथियों से आह्वान करना चाहूंगी कि सच की लौ बनकर जलते रहो, यही भारत को रोशन करेगी, क्योंकि लोकतंत्र यदि एक दीप है तो युवा उसकी अडिग शक्ति, युवा उसकी अडिग शक्ति। अंत में आपातकाल ने हमें डराया भी, झकझोरा भी और सबसे ज्यादा जगाया भी। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि भारत का लोकतंत्र अब कभी अंधेरा नहीं देखेगा, भारत का लोकतंत्र अब कभी अंधेरा नहीं देखेगा। जब तक एक भी प्रगति, एक भी युवा, एक भी जागरूक नागरिक जीवित है, तब तक भारत का लोकतंत्र अमर है, तब तक भारत का लोकतंत्र अमर है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।
सम्मानीय मंच और हमारे बीच आए हुए हमारे अतिथिगण, आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ We are not biggest democracy in the world, but we are mother of all democracies. भारत में वैदिक काल में सभा एवं समितियों से लेकर वैशाली के गणराज्य तक, भगवान वासुदेव के अनुभव मंडपों से लेकर चोल राज्य में चुनी हुई ग्राम सभाओं तक भारत के लोकतंत्र का इतना सशक्त आधार विद्यमान था, किंतु 25 जून 1975 को उसे जिस प्रकार कुचला गया है वह युवा पीढ़ी के लिए जीवंत चेतावनी है। यह वह दिन था जब भारत के लोकतंत्र को सत्ता के भय से खामोशी होने पर मजबूर होना पड़ा। यह सदन जानता है कि लोकतंत्र का अर्थ केवल बहुमत नहीं होता, अपितु लोकतंत्र का अर्थ होता है संवाद, सहमति तथा असहमति का सम्मान। मान्यवर जी, जब सत्ता निरंकुश हो जाए तथा नागरिक मौन धारण कर ले, तब यह लोकतंत्र तथा यह संविधान केवल एक औपचारिक दस्तावेज बनकर रह जाता है। भारत में हुए महान व्यक्तित्व जैसे महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध तथा रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद, सभी ने भारत को मातृभूमि, कर्मभूमि तथा पुण्यभूमि जैसे शब्दों से पुकारा है। परंतु आपातकाल के समय तत्कालीन कांग्रेस के राष्ट्राध्यक्ष श्री रामकांत बरुआ का आधिकारिक वक्तव्य आता है, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। संपूर्ण भारतवर्ष की तुलना एक व्यक्ति विशेष से करना कितना निंदनीय है, इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस भारत के आपातकाल से हमें कई सबक मिले हैं, जिसमें पहला है संविधान सर्वोच्च है, सरकार नहीं। दूसरा, मीडिया की स्वतंत्रता से कोई समझौता नहीं। तीसरा, विपक्ष लोकतंत्र की कमजोरी नहीं अपितु शक्ति है। चौथा, युवा वर्ग की भूमिका केवल तालियां बजाने की नहीं अपितु लोकतंत्र की निगरानी की है। अटल बिहारी वाजपेयी की इस विषय पे मुझे कुछ पंक्तियां याद आती हैं। अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून भंग कर दिया सबको, कैसा चढ़ा जुनून, कैसा चढ़ा जुनून, मात्र पूजा प्रतिबंधित, कुटिल कर रहे केशवपुर की कीर्ति कलंकित। यह कहती कबीरा छोड़ कानूनी कारा, गूंजेगा भारत माँ की जय का नारा। अंततः हम युवा वर्ग की यह जिम्मेदारी है कि भारत का लोकतंत्र भविष्य में कभी भी किसी आपातकाल का शिकार न बने। जय हिंद, जय लोकतंत्र, जय संविधान। क्या कभी आपने सोचा है कि एक सुबह हम उठे और हमें पता चले कि हमारी आवाजें ही हमसे छीन ली गई है? साथियों, कभी कभी इतिहास तारीखों से नहीं, लोगों की खामोशी से लिखा जाता है। भारत के इतिहास में भी एक ऐसी ही खामोशी की रात आई थी, 25 जून 1975 की रात, जब आवाजें तो थी पर बोलने की आज़ादी नहीं थी, अधिकार तो थे पर उनका उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। आदरणीय मान, सम्मानित निर्णायकगण और मेरे प्रिय साथियों, आज मैं उस ऐतिहासिक घटना पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो कि केवल ऐतिहासिक घटना ही नहीं, एक ऐसा इतिहास है जिसने हमारे भारत के लोकतंत्र को झकझोर के रख दिया था। 1975 में लगा आपातकाल, जिसे इस वर्ष 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आदि सफर का यह इतिहास केवल एक इतिहास की एक तारीख ही नहीं, बल्कि एक ऐसी चेतावनी है जो हमें आज भी लोकतंत्र के मूल्य के महत्व को समझाती है। 1975 में देश की राजनीतिक परिस्थितियां तनावपूर्ण थी। न्यायालय के निर्णय ने सत्ता को चुनौती दी और आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए आपातकाल घोषित कर दिया था। लेकिन उस निर्णय का प्रभाव करोड़ों नागरिकों की स्वतंत्रता पर पड़ा, जैसे कि प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिए गए, नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया, हजारों राजनीतिक नेताओं को व सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया। संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार जो हर नागरिक की शक्ति होती है, अचानक कमजोर पड़ गई। उस समय देश ने महसूस किया कि लोकतंत्र केवल कागज पर लिखे नियमों से नहीं चलता, बल्कि नागरिक की जागरूकता, साहस और प्रश्न पूछने की क्षमता से चलता। आज सवाल यह नहीं है कि 50 साल पहले क्या हुआ था, सवाल यह है कि हमने उससे क्या सीखा। क्या हमने सीखा कि संविधान केवल किताब नहीं बल्कि नागरिकों की जिम्मेदारी है? क्या हमने सीखा कि युवा पीढ़ी अगर जागरूक न रहे तो अधिकार धीरे धीरे कमजोर हो सकते? साथियों, युवा संसद का मंच केवल बहस का मंच नहीं बल्कि नेतृत्व सीखने का अवसर है, और हम वह पीढ़ी है जो देश का भविष्य भी है, वर्तमान की शक्ति भी है। आज आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर हम केवल इतिहास
बल्कि लोकतंत्र की उस परीक्षा को याद कर रहे जिसने हमें एक महत्वपूर्ण सीख दी। स्वतंत्रता कभी स्थायी रूप से सुरक्षित नहीं होती, उसे हर पीढ़ी को बचाना पड़ता है। आपातकाल ने हमें सिखाया कि जब सत्ता जवाबदेही से दूर हो जाती है तो सबसे पहले आम नागरिक की आवाज दबती है और असहमति को अपराध बना दिया जाता है। लेकिन साथियों, इतिहास का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जनता ने अपनी शक्ति को साबित किया, लोकतंत्र ने स्वयं को पुनः स्थापित किया और यही भारत की असली ताकत है। लोकतंत्र केवल इतिहास से नहीं चलता, लोकतंत्र जनता की जागरूकता से चलता है। अंत में बस इतना कहना चाहूंगी, अगर इतिहास हमें चेतावनी देता है तो युवा पीढ़ी को जिम्मेदारी लेनी होगी ताकि इस देश में फिर कभी किसी नागरिक को अपनी आवाज उठाने से डर न लगे। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, सम्माननीय निर्णायकगण एवं मेरे युवा साथियों, मैं अपनी बात आज एक सवाल से शुरू करना चाहूंगी कि आखिर क्या है लोकतंत्र। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, लेकिन यह केवल एक शासन प्रणाली नहीं बल्कि जनता की आवाज, जिम्मेदारी और अधिकार का समन्वय है। आपातकाल 25 जून 1975 की वो काली रात जब भारत का संविधान नहीं था पर उसकी आत्मा बदल दी गई थी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली गई थी, मीडिया पर सेंसरशिप लगा था और कई हजार युवाओं को बिना मुकदमे के जेल में डाल दिया गया था। आपातकाल का सबसे बड़ा डर कानून नहीं बल्कि चुप रहने की समस्या थी। जहां एक तरफ 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती केस से संविधान को बचाने का प्रयास किया गया था, वहीं 25 जून 1975 को आपातकाल से उस पर प्रहार किया गया था। आज 50 वर्ष बाद जब हम 2026 में खड़े हैं तो सवाल यह नहीं है कि आपातकाल क्यों लगा था, सवाल यह है कि क्या आपातकाल जड़ से समाप्त हो गया है। नहीं, इसका जवाब है कि आपातकाल तो आज भी मौजूद है, बट उस समय आपातकाल घोषित रूप में था और आज छिपा हुआ है। आज सच को अफवाहों के शोर में दबाया जा रहा है। मीडिया पर सीधे प्रतिबंध नहीं है पर ट्रोलिंग और ऑनलाइन नफरत के जरिए उसे पीछे किया जा रहा है। आज सच बोलने वालों को कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वह 14 साल का अश्वमित हो या फिर सतमार्ग न्यूज रिपोर्टर, पलवल के न्यूज रिपोर्टर हो। आज सत्ता की कमजोरी को सामने लाने वाले गानों को बैन किया जा रहा है, धर्म का प्रचार व अन्य मुद्दों की बात करने वालों को अवार्ड से घोषित किया जा रहा है। यह भी तो छुपा हुआ आपातकाल ही है। आज हमारे पास अधिकार तो है, अधिकारों की कमी नहीं है, बट क्या अधिकारों का पालन हो रहा है? आज हमारे पास राइट टू स्पीच, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्रिवेसी सभी है, बट क्या इनका अच्छे से पालन हो पा रहा है? जी नहीं। आपातकाल आज जनता तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह पर्यावरण को भी नहीं छोड़ रही है। महोदय, मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगी बालाघाट का आदिवासी आंदोलन जो जल जमीन कानून को लेकर था, जो यह कोई हिंसक विद्रोह नहीं था बल्कि यह हमें याद दिलाता है कि जब संवेदनशील वर्ग की आवाज नहीं सुनी जाती तो हमारा बोलना कितना जरूरी हो जाता है। लोकतंत्र को आत्ममंथन की जरूरत होती है। इसी तरह अगर हम अरावली रेंज से जुड़े पर्यावरणीय मुद्दे को देखें तो पता चलता है कि विकास तो जरूरी है पर उसमें जन सहमति और संवेदनशील वर्ग की भागीदारी भी जरूरी है। आज समस्या तो है पर इसका समाधान भी यही छुपा हुआ है। तो समाधान क्या है? हम देखते हैं कि समाधान है हम आज की युवा पीढ़ी। अगर युवा पीढ़ी यह समझ जाए कि आपातकाल सरकार के हावी होने से नहीं बल्कि जनता के चुप रहने से आता है। इस देश की युवा होने के नाते आज हम चाहेंगे कि सवाल भी हो, जवाब भी हो, अंत में मैं चंद लाइनों से अपनी बात समाप्त करूंगी। वोट, कलम, आवाज जनता का अधिकार है। दोबारा आपातकाल नहीं दोहराया जाएगा जब तक युवा सावधान है। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित स्वामी विवेकानंद एवं मां सरस्वती के छायाचित्र पर नमन। क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मैं मांगूंगा हो जो कुछ भी, लेकिन हार नहीं मानूंगा।
महोदय, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं जो भारतीय लोकतंत्र को छिन्न भिन्न कर देता है, भारतीय लोकतंत्र का गला घोट देता है। आज 25 जून 1975 की वो काली रात, जिसकी सुबह 21 महीनों बाद हुई, जो हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है, जो जनता के लिए जनता द्वारा किया जाने वाला शासन होता है। और महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि जब हमारे देश की जनता यदि अपना अधिकार भूल जाती है, तब लोकतंत्र का गला अपने आप घोट दिया जाता है। वह घटना थी 25 जून 1975 की इलाहाबाद के उस हाईकोर्ट के फैसले की, रेल हादसे की, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा लोकतंत्र लगाया गया, जिसका परिणाम हमारे लोकतंत्र में बहुत गहरा पड़ा और यह हमें एक आज वर्तमान के लिए सीख देता है। मैं बताना चाहूंगा वह सत्ता का दुरुपयोग शासन के नाम पर भी किया जा सकता है। सत्ता का दुरुपयोग शासन के नाम पर किया जाता है, नागरिकों के अधिकार का हनन किया जा सकता है। लोकतंत्र की रक्षा सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि संवैधानिक मूल्यों, नागरिक स्वतंत्रता की आवाजों को बंद किया जाना, यह एक लोकतंत्र का हनन होता है। सर, और मेरे इस सदन के प्रबुद्ध साथियों, आज से ठीक 50 साल पहले भारत की रात लंबी हो गई थी और सवेरा कहीं खो सा गया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस आपातकाल की जिसने हमें सोचने में यह मजबूर कर दिया था कि हमारी आज़ादी क्या इतनी कमज़ोर है जो एक झटके में छीनी जा सकती है। और इसके बाद हमें अब नेताओं को सलाखों के पीछे डाल दिया गया, तब भारत को यह सबसे बड़ा सबक मिला और सीख मिली कि सत्ता संविधान से बड़ी कभी कोई नहीं सकती। और यह हमें सिखाता है कि एक सजग और जागरूक नागरिक एक विकसित भारत की ओर ले जा सकता है। अब हम बात करते हैं विकसित भारत 2047, जिसमें but I remember that economic development is incomplete without ideological इसको मैं हिंदी में बोलना चाहूँगा। Good morning, respected judges and everyone present here. Today I stand before you to speak on the topic 50 years of emergency lesson for Indian democracy. On June 25, 1975, the then Prime Minister Srimati Indira Gandhi declared a national emergency under Article 352 of Indian Constitution. This period, which lasts until March 77, is often described as the darkest period of Indian democracy. During these 21 months, civil liberties were suppressed, freedom of speech was curtailed, and thousands of political leaders, activists, and journalists were jailed without the trial. Press censorship became the norm. The Constitution, which guarantees our freedom and fundamental rights, seemed powerless in the face of executive authority.
But why was this period so crucial for Indian democracy? Because it reminds us democracy is not just about election. It is about institutions, accountability, and most importantly, the rights of citizen. The emergency taught us several crucial lessons. First, no leader or government is above the constitution. Democracy survives only when institutions like judiciary, media, press, and citizen society remain strong and independent. Second, the importance of an aware citizen. When citizens question, participate, and vote responsibly, democracy thrives. When they remain silent, democracy as a result weakens. Third, the power of people. In 1977, when elections were finally held, the people of India responded decisively. The ruling government, which began this darkest phase, are voted out, proving that in a democracy, ultimate power lies within the people. The emergency was a dark chapter, for sure, but it was a turning point. It strengthened constitutional safeguards. It reminds the future generation of the value of freedom. As we mark 50 years of that period, we must ask ourselves, are we protecting the freedoms earned through the struggle? Are we upholding constitutional values in daily lives? The biggest lesson of the emergency is simple yet powerful. Freedom should never be taken for granted. Let us remember history, not to blame, not to divide, but to ensure that such period never repeat itself. Because democracy is not just about government's responsibility, it is also our people's responsibility. Thank you. History is politics and politics is present history. According to Edward Augustus Freeman, a very famous historian. नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप दसरिये, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक का राजनीति विज्ञान का छात्र हूँ और मैं आप सबके सामने इस मंच के माध्यम से आज के विषय इमरजेंसी के 50 वर्ष से हमने क्या सीखा इस पर अपना मत आप सबके समक्ष रखने आए हैं। महोदय, मैं इतिहास का भी छात्र हूँ और हम सब यह जानते हैं कि इतिहास हमें कुछ न कुछ सिखाता है। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा यही है कि हमने इतिहास से क्या सीखा है। अगर हम वर्तमान राजनीति को देखें, वर्तमान देश की हालातों को अगर देखें, तो मुझे लगता है कि हमने कुछ नहीं सीखा है। जैसे कि हमने देखा कि सभी हमारे जो वक्ता है एक एक करके आपातकाल के बारे में बता रहे थे। उसमें उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को रद्द कर दिया गया था, फ्रीडम ऑफ प्रेस को हटा दिया गया था। लेकिन अगर हम आज देखें तो क्या प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? 151 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। तो फिर हम कहाँ हैं? हमने क्या सीखा? हमने कुछ नहीं सीखा। सेकेंड, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस विच इज द सोल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, और किसी भी कंट्री की जो डेमोक्रेसी उसकी आत्मा या मूल जो सिद्धांत होते हैं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है। लोकतंत्र का मतलब यही है। तो क्या हमने इससे सीखा? और हम बात कर रहे हैं सिर्फ लोकतंत्र लोकतंत्र लोकतंत्र। महोदय, आगे की ओर बढ़ते हुए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि वर्तमान राजनीति को अगर हम देखें तो जो हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें भी इंडिया डाउन जा रहा है, और एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स में भी इंडिया फर्स्ट नंबर पर में है कि अनएम्प्लॉयमेंट के नाम पर, नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट। और पत्रकारिता की हत्या, मतलब पत्रकारों की हत्या के मामले में अगर हम देखें तो लगातार हमें हर दिन केसेस सुनने को मिलते हैं। रिसेंट में एक केस हुआ था, झारखंड के विकास साहू नाम के पत्रकार को दौड़ा कर मारा गया, लेकिन जो जनता थी वो सिर्फ मोर की तरह देख रही थी। तो क्या एक जिम्मेदार नागरिकता का होना जरूरी नहीं है लोकतंत्र के लिए? वो भी तो एक जरूरी है लोकतंत्र के लिए। दूसरा, आगे मैं अपने विचारों को अगर प्रकट करूं तो इमरजेंसी के दौरान छात्रों की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। इमरजेंसी के अगेंस्ट में जो अपना आंदोलन किया उन्होंने, जेपी आंदोलन बिहार से शुरू हुआ, गुजरात में छात्रों ने खाने को दाम बढ़ जाने पर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया था। लेकिन क्या आज वैसा ही प्रोटेस्ट आज देखने को मिलता है हमें? अगर छात्र अपनी डिमांड को लेकर प्रोटेस्ट करने चले जाए तो डंडे खाता है। रिसेंट का जो केस है यूपी पीएससी का जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें स्टूडेंट को बाल खींचकर थाने से लेकर गया
प्रोटेस्ट की जगह से थाने पर लेके गया गया। एसएससी के प्रोटेस्ट में स्टूडेंट को तक हाथ टूटने तक मारा गया और जो टीचर्स थे उनके सपोर्ट में उन्हें तक मारा। तो बताइए कि अगर शिक्षक और छात्र दोनों की अगर स्थिति इतनी खराब है तो क्या ये लोकतंत्र है? क्या सीखा हमने? हमने कुछ नहीं सीखा है। बात सीखने की अगर हो रही है, गॉड भी है, हमने क्या सीखा? तो हमने कुछ नहीं सीखा है। इमरजेंसी से सिर्फ हमने इतिहास की बुराई करना सीखा। इतिहास को या तो बदलने का काम किया या फिर उसी पर सिर्फ घूमते रहने का काम किया, लेकिन उसे हमने सीखकर कोई नई चीजें इनोवेट या फिर कोई डिराइव करने का काम नहीं किया है। महोदय, अंत में मैं अपनी जो वाणी है उसको, अपने जो स्पीच है उसको कंक्लूड करते हुए ये कहूंगा कि जो स्टूडेंट है यहाँ पर सभा में जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए, मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप अपनी बौद्धिक क्षमता का तार्किकता से सोचने में इस्तेमाल करें, ना कि आग पर पट्टी बांधकर चुनावी रैलियों का हिस्सा बनने में। अपनी बौद्धिक क्षमता का आप इस्तेमाल तार्किकता के साथ, डाटा जो रिसर्च है, रिसेंट रिसर्च है, उन चीजों को देख करके, उन चीजों के ट्रेंड को आप देख करके अपने एनालिसिस करें। और अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। अधिकारों की मर्यादाओं का हम सबको सम्मान करना है। सत्ता के गलिहारों को संविधान से भरना है। अधिकारों की मर्यादा का हम सबको सम्मान करना है। सत्ता के गलिहारों को संविधान से भरना है। विकसित भारत की नींव पर लोकतंत्र का ही स्वर होगा। विश्व के उस सिंहासन पर मेरा भारत ही अमर होगा, मेरा भारत ही अमर होगा। जय हिंद। मैं मोनाक्षी सेन आप सभी के समक्ष आज से 5 दशक पूर्व 25 जून 1975 की उस अभिशप्त अर्धरात्रि की बात बता रही हूँ, जिस समय भारतीय लोकतंत्र की आत्मा पर एक गहरा आघात किया गया था। वह केवल एक निर्णय नहीं बल्कि हमारे भारतीय लोकतंत्र की आत्मा पर किया गया एक गहरा आघात था। हमारे वैचारिक स्वतंत्रता को वह केवल एक आधिकारिक निर्णय नहीं बल्कि हमारी वैचारिक स्वतंत्रता पर लगा एक ग्रहण था। महोदय, इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूँगी कि हमारे लोकनायक श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी वचन यहाँ याद आते हैं कि दाव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते। दाव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते। दाव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते। टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। अधिकारों की सांसें थम गई थी, अधिकारों की सांसें थम गई थी, संविधान बेदम खड़ा था। वो दौर तानाशाही का हर चेहरे पे जड़ा था। सत्ता के इस चक्रव्यूह में बंद हुए थे जेल के द्वार। सत्ता के इस चक्रव्यूह में बंद हुए थे जेल के द्वार। निर्दोषों की चीख गुमती और बेबस था अखबार। ना अपील थी ना दलील थी, बस खामोशी का पहरा था। ना अपील थी ना दलील थी, बस खामोशी का पहरा था। आपातकाल का वह जख्म आज भी इस लोकतंत्र पर गहरा था, आज भी इस लोकतंत्र पर गहरा था। माननीय महोदय और आप सभी, मैं आज यहाँ पर अपनी इस कविता के माध्यम से आपको उस दौर में ले जाना चाहता हूँ जो कि हमारे इतिहास का एक अध्याय है, जहाँ पर रोज सुबह सूरज तो उग रहा था पर राष्ट्र में अंधेरा छाया हुआ था। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि उस समय बोलने तक की पाबंदी थी, लिखने पर पहरा डाला हुआ था और लोकतंत्र की रूह बेड़ियों में जकड़ी हुई थी, जो कि था आपातकाल का दौर, जो कि लगभग 21 महीने तक चला, जिसे 25 जून 1975 को लगाया गया था। और सर्वप्रथम माननीय महोदय सभी, मैं आप सभी को आपातकाल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जब हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा निर्मित किया गया, तब आपातकाल को उनने भविष्य की कल्पना करके और पुनराभाव था कि ऐसी कुछ आपातकाल जैसी स्थिति आ सकती है, तो उन्होंने इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपातकाल को हमारे संविधान में आपातकाल का प्रावधान रखा गया।
और आपातकाल की जरूरत हमें इसलिए है क्योंकि जैसे कभी अचानक से हमारे देश के ऊपर ऐसी कभी स्थिति आ पड़ी कि हमारे राष्ट्र की अखंडता, एकता और सुरक्षा पे बात आन पड़ी और खतरा आन पड़ा इस चीज पे, तो आपातकाल का जो प्रावधान है ये हमारी सरकार को ये ताकत प्रदान करता है कि आप बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी झिझक के, बिना किसी चर्चा विमर्श के तत्कालिक रूप से गंभीरता से निर्णय लेके उसे अपने देश की जो भी स्थिति है उसे सुधार सके। इसलिए आपातकाल हमारे जो प्रावधान में है ये जरूरी भी है। पर आप सभी को जैसे बता दूं कि आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। पहला राष्ट्रीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है, जिसका जो कि जैसे बाहरी आक्रमण हो गया या फिर सशस्त्र विद्रोह हो गया, इस कारणों से लगाया जाता है। और सेकंड राष्ट्रपति शासन जो कि किसी राज्य पे अगर संवैधानिक तंत्र जो विफल हो जाता है तब लगाया जाता है। और एक वित्तीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है जब आर्थिक संकट आ जाता है देश पर। तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि हमारे जिस आपातकाल की हम बात कर रहे हैं ये आपातकाल है राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि 25 जून 1975 को लगाया गया था। और जब हम इसकी बात करते हैं तो हमें याद आता है वो हमारे काले दिन जब पूरी प्रेस मीडिया पर बंदी से लगा दी गई थी। लगभग जितने कवि थे और लगभग मुख्य 200 पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया था। और हमारे जो लगभग 1,10,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया था। और हमारे जो जेपी नारायण जैसे और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान अनुभवों को, महान व्यक्तित्वों को भी जेल के दीवार के पीछे डाल दिया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं इतना कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जजेस, हुकूमत की बंदी से अक्सर हौसलों को डराती है, लेकिन डरी हुई आवाज ही अक्सर क्रांति को लाती है। भारत में 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया था। यह घटना 21 मार्च 1977 तक चली। यह घटना भारतीय लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण और संवेदनशील अध्याय था। आपातकालीन क्या है? आपातकालीन में मौलिक अधिकारों को सीमित कर दिया गया था। प्रेस को सेंसरशिप लगाई गई थी। कई विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। आपातकालीन 50 वर्षों के बाद आपातकालीन के लिए प्रमुख सबक क्या थे? पहला, संविधान की सर्वोच्चता। आपातकाल ने यह सिखाया कि संविधान सर्वोच्च कानून है, इसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक और संस्था की जिम्मेदारी है। मौलिक अधिकारों का महत्व। स्वतंत्र नागरिक लोकतंत्र की आत्मा है, इन्हें कमजोर करना लोकतंत्र को कमजोर करना है। स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता। स्वतंत्र मीडिया की भूमिका। लोकतंत्र मीडिया का चौथा स्तंभ है। आपातकाल के समय प्रेस सेंसरशिप ने हमें सिखाया कि मीडिया क्यों आवश्यक है। मजबूत विपक्ष का महत्व। लोकतंत्र में स्वस्थ विपक्ष सरकार को जवाबदेह बनाता है। जागरूक नागरिक। यह सबसे बड़ा सबक है कि हमें जागरूक नागरिक रहना चाहिए ताकि जागरूक नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों के लिए आवाज उठा सके। 50 वर्षों के बाद लोकतंत्र के लिए बल्कि सरकारी जरूरी नहीं है, बल्कि संस्था, संविधान और जागरूक नागरिक को होना बहुत आवश्यक है। बस इतना ही। थैंक यू। मैं आज आप सभी के समक्ष 50 वर्ष आपातकाल और भारत के लोकतंत्र पर अपने विषय व्यक्त करने के लिए उपस्थित हूँ। जैसे कि 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल की घोषणा की थी और इस आपातकाल में कई विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था और जो जनता थी उनकी आवाज़ को दबाया गया था।
तो आपातकाल जो है उससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। जो आपातकाल है वो केवल संविधान तक सीमित नहीं है, बल्कि जनता के जो अधिकार है अधिकार और उनके कर्तव्यों की रक्षा तक आधारित है। हमारा भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारा लोकतंत्र हमारे संविधान पर आधारित है, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस संविधान से हमें हमारी स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व का अधिकार जो है हमारा संविधान हमें देता है। अगर से हम लोकतंत्र की बात करें तो आखिर लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र का अर्थ क्या है? तो लोकतंत्र का अर्थ है जनता द्वारा और जनता के लिए शासन। हमारे देश में जो चुनाव होता है वह भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किया जाता है और जो कि निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कराया जाता है। जो लोकतंत्र हमें अधिकार तो देता है, लेकिन हमें अपने देश के कानूनों को पालन करना चाहिए और अपने देश के लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए, उसे मजबूत करने के लिए स्वयं जागरूक होना चाहिए और जनता को भी जागरूक होना चाहिए। हमारे देश की जनता हमारे देश में एक बात बहुत अच्छी है कि किसी भी धर्म, किसी भी जाति या किसी भी समुदाय के जो नागरिक है उन्हें मताधिकार देने का पूर्ण अधिकार है। बस, धन्यवाद। मेरा नाम लता पटले है। मैं वीरांगना रानी अवंतीबाई शासकीय महाविद्यालय खैलांजी से आई हूँ। आज का हमारा विषय है आपातकाल 50 वर्ष पर सबक। तो 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल लागू हुआ। उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। आपातकाल लगभग 21 महीनों तक चला। उस समय पर कई नेताओं को जेल में डाल दिया गया, अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। धन्यवाद। मेरा नाम रुचि मुरारी है, क्लास BSc 3rd ईयर। हम कैलांजी कॉलेज से आए हैं। आपातकाल 25 जून 1975 को एवरीवन, माय नेम इज ऐश्वर्या सुलेखा। हम वीरांगना रानी अवंतीबाई से आए हैं। 1975 को आपातकाल लागू हुआ था। इस समय हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। लोकतंत्र में ये सिखाता है, लोकतंत्र क्या है? यह जनता के द्वारा दिया गया शासन। लोकतंत्र में यह बताता है कि सभी धर्मों से संविधान ऊंचा होता है। सभी धर्मों से संविधान ऊंचा होता है। तो ये सिखाता है कि किसी को भी, कोई भी धर्म के हो, उन्हें मतदान देना चाहिए। सभी को समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समाजवादी का अधिकार प्राप्त है। संविधान के निर्माण के समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शिल्पकार थे, जिन्होंने अपनी संविधान के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
गुड आफ्टरनून एवरीवन। भारत में आपातकाल 1975 से लागू हुआ था और उस समय की जो प्रधानमंत्री थे वो इंदिरा गांधी थे। और लोकतांत्रिक यहाँ है जो मतलब 25 जनवरी 1950 में संविधान लागू तो हुआ था, लेकिन संविधान जब लागू हुआ तो उस समय हम लोगों को मतलब समानता प्राप्त हुई, न्याय और बंधुत्व, और हमें लोकतंत्र मतलब हमारा भारत लोकतांत्रिक हुआ और गणराज्य। लोकतांत्रिक हमें अधिकार का, समानता का अधिकार देता है और शिक्षा का अधिकार देता है। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित माननीय अतिथिगण एवं मेरे युवा साथियों को मेरा जय हिंद। आज से 50 साल पहले 25 जून 1975 की वह भयानक रात जब पूरा देश सो रहा था और दिल्ली के गलियारों में लोकतंत्र की हत्या का फरमान लिखा जा रहा था। महोदय, आज हम यहाँ केवल एक पुराने संकट का शोक मनाने नहीं बल्कि उस अजय भारत का उत्सव मनाने आए हैं जिसने तानाशाही की बेड़ियां तोड़कर फिर से आज़ादी की सांसें ली। आपातकाल कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था, यह सत्ता के अहंकार और संस्थानों के बीच टकराव था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले लोकतंत्र की लॉ को कभी पूछने नहीं देंगे, लोकतंत्र की लॉ को कभी पूछने नहीं देंगे, संविधान की शान को कभी झुकने नहीं देंगे, संविधान की शान को कभी झुकने नहीं देंगे। ऑनरेबल गेस्ट, respected judges and my dear friends, myself Stuti Soni, and today I am standing in front of you to deliver a speech on a topic 50 years of emergency and lesson it holds for Indian democracy. My friends, today we are all here to discuss about a very special topic that holds a very important subject in our life. That on 25th June 1975, Srimati Indira Gandhi ji were declared a national emergency in all over the India, and not only powerful leaders and like Atal Bihari Vajpayee, Lal Krishna Advani were also arrested, and so many powerful leaders were also be suffered on that particular, and it recognizes a black day for all the Indian, because no one can judge, no one can follow their freedom, no one can follow their rights. So let us discuss the three main important questions I will ask all the judges and all the members who present in this seminar. That can democracy lives without the dissent? Can democracy lives without the dissent? Can citizen must follow all the laws and constitution follow all the laws? It must not only be the constitution follows the right and independence, but the citizen that follow the main concept, which is the constitution leaders lies not only in the parliament, not only in the prime minister's office, but it will lies on the hands of the people. My friends, today we all are here to define the concept of 50 years of emergency and the lesson it holds for Indian democracy. Ladies and gentlemen, in this now we conclude our words that now we conclude our words with three main purpose, which is can democracy can democracy really builds a strong constitution
Can democracy really build a strong institution? Thank you so much. कीजिए, क्योंकि आप इंसान के हौसले से बढ़ के कुछ भी नहीं है। मैं सीधा बोलता हूँ कि आज तक कोई भी ऐसा रिजल्ट नहीं हुआ है, एग्जाम ही नहीं हुआ है जो मैंने नहीं दिया और मैंने क्रैक नहीं किया। सीधा सिंपल सा है। तो कैसे होगा भाई? आप मेहनत तो करो। तो आप लोग आज यहां से मुझसे वादा करके जाओ कि अगली बार जब भी आप मिलोगे, क्योंकि मेरी जो जॉब है वो ऑल ओवर इंडिया में है, ठीक है ना? और जिंदगी में कभी न कभी ये जिंदगी एक सफर है, मंजिल नहीं। हम फिर कभी मिलेंगे, लेकिन आप मुझसे यहाँ से आप वादा करके जाओ कि कल के डेट में आप एक सफल नागरिक बनोगे, एक सफल जिंदगी में जो भी ऑडिटर हो, मोटिवेटर हो, या जो भी एक मापदंड आप सेट करके जाओगे अपनी लाइफ में। वादा करते हो आप हमसे, है ना? ठीक है, तो मेहनत करो भाई, ठीक है? और ये दुनिया बहादुरों की, और 3 जगह आप जरूर जाओ। 3 जगह आप जरूर जाओ। पहला, वर्कआउट जरूर करो, क्योंकि वर्कआउट करोगे तो आपका शरीर जो है स्वस्थ रहेगा। दूसरा, लाइब्रेरी जाओ। लाइब्रेरी आप जाओगे तो आपके पास ज्ञान का भंडार बनेगा, फिर आपसे कोई हाथ मिलाने वाला नहीं रहेगा। और तीसरी जगह मंदिर जाओ, जहां आपको मेंटल पीस मिलेगी। यदि आप ये 3 चीज को फॉलो कर लोगे ना, संसार में सफल होने से आपको दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। और फिर मैं बैठा हुआ हूं, जब आप सफल हो गए, मैं बैठा हुआ हूं आपको अपनी स्टूडियो आमंत्रित करने के लिए। मैं दूरदर्शन में भी रह चुका हूं, मैं 26 जनवरी का परेड भी करवा चुका हूं। आप मेहनत तो करो भाई, आपको फेमस करना हमारा काम है, ठीक है? आपको फेमस भी हम करवाएंगे, हम आगे भी क्रिएट करते हैं। एक डेमो मैं दे देता हूं, जैसे FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अपने दोस्त धीरज कुमार को, और आप तमाम लोगों का मैं स्वागत करता हूं। तो मैं आगे भी क्रिएट करता हूं, ठीक है? और दूरदर्शन में भी रहा हूं। तो आप लोग मेहनत कीजिए, और फिर सफल होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद। तैयार करते हैं कि कैसे कार्यक्रम होगा। मैं भी कल गया था तो उन्होंने पूरे आकाशवाणी घुमाए कि किस टाइप से हमारा रिकॉर्डिंग होती है, किस टाइप से हम लोग बोलते हैं, किस टाइप से हम लोगों को गाना सुनाते हैं। सर, इसके बाद मैं राजनीति के ज्ञाता आदरणीय डॉक्टर वाहिद कस्बे सर को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे सर ऐसा आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वो हर एक नागरिक को प्राप्त है, हर एक नागरिक को फंडामेंटल राइट्स, उसके मूल अधिकार पता है। यदि आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मंच पर चुका है, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे मंचासीन हो। कि वे आए और मैडम जी का सामने जोड़े बैठे हुए सभी ने बड़ी गहनता के साथ, मैं मेरे साथी और युवा भाजपा के नगर अध्यक्ष जैनेंद्र कटरे जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपना आसन ग्रहण करें। साथ ही मैं जैनेंद्र कटरे जी के स्वागत के लिए पवन बागड़े सर को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे आए और कटरे जी का स्वागत करें। सर, अब हम चाहते हैं कि बस हमारा रिजल्ट तैयार होने वाला है, हो चुका है सर, रिजल्ट तैयार हो चुका है और बालाघाट जिले की उभरती और लोगों के मतलब हृदय में वास करने वाली सम्माननीय भारती ठाकुर मैडम जी से हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। परंतु इससे पहले मैं चाहूंगा
कि जो आज का हमारे विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2026 का जो विषय है, आपातकाल के 50 वर्ष भारतीय प्रजातंत्र के लिए एक सबक, मैडम मंच पर आए और अपने विचार रखें। हमारे जो दर्शक दीर्घा में जो छात्र छात्राएं बैठे हैं, जो जिले से विभिन्न कॉलेजों से आए हैं, मैं बता दूं मैडम, इसमें इसका क्राइटेरिया था 18 से 25 वर्ष का। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बच्चों ने किए थे। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और जो हमारे जो युवा 18 से 25 वर्ष की होना चाहिए, उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था। और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सूची आई थी उसमें 104 छात्र छात्राएं थे, जिन्होंने अपना समय समय पर उनको सूचनाएं हमने प्रेषित किए। और ये लगभग अभी 8 दिन के अंदर है मैडम, इसमें जो है मतलब हमें सूचना आई कि ये कार्यक्रम कराना है, तो हम सडनली इस कार्यक्रम को आयोजित किए। और इस हमारे जो आप अपने कीमती समय में से समय निकाल करके हमारे कॉलेज में आप आए, तो मैडम मैं आपको चाहूंगा कि आप मंच पर आए और हमारे छात्र छात्राओं को थोड़ा विचार। जैनेन्द्र भैया से मैं बोल रहा था कि भैया आपको हम यूथ आइकॉन रखते हैं, तो भैया ने जो है कार्यशाला का बहाना करके बोले टाल दिया उन्होंने, परंतु कोई बात नहीं है। यूथ आइकॉनों के रूप में दीक्षा कपड़े जो उभरते हुए हैं खिलाड़ी 3 हमारे, और उन्हें हमने बुलाया था और उन्हें हमने बताया यूथ आइकॉनों के तौर पर उन्हें सम्मानित भी किया सांसद महोदया से। तो मैं सर्वप्रथम हमारे उभरते हुए और मेरे दोस्त, मेरे साथ में पढ़े हुए जैनेन्द्र कटरे जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपने विचार रखें। आपातकाल के 50 वर्ष भारतीय प्रजातंत्र विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2026 में उपस्थित हमारी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष महोदया श्रीमती भारती सुरजीत ठाकुर जी, कॉलेज के प्राचार्य श्री मल्ठे सर जी और सम्मानित मंच, आज के इस कार्यक्रम में निश्चित रूप से हम लेट आए, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। चलिए समापन के लिए और बहुत ज्यादा समय न लेंगे, क्योंकि काफी स्टूडेंट काफी देर से बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रहा हूं और समझ में आता है कि कितने देर तक बैठे रहना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। लेकिन ये कार्यक्रम, इसके पहले भी हमने एक कार्यक्रम यहाँ पर किया था और इन कार्यक्रमों से हम यूथ को जरूर सुनना चाहिए, रहना चाहिए। कार्यक्रम कोई भी हो, हमको उससे कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिलता है। और एक स्टूडेंट की अगर सबसे अच्छी कोई खासियत रहनी चाहिए वो होती है सीखने की। यदि आपके अंदर सीखने की कला है तो आप निश्चित रूप से किसी भी क्षेत्र में आप सफल होंगे, इस चीज की 100% गारंटी है। क्योंकि आज का विषय आपातकाल और विकसित भारत पर है और ये आपातकाल के 26 साल। साथियों, निश्चित ही वो एक काला दिवस, जिसे हम काला दिवस के रूप में मनाते हैं, आपातकाल, इमरजेंसी, ये हमारे भारत के लोकतंत्र पे सबसे पहला कुठाराघात यदि कोई था तो वह आपातकाल था। क्यों आपातकाल लगाया गया, किस लिए लगाया गया, क्या कारण था ऐसा, आपको पता होना चाहिए कि किसी कारण से वो इंदिरा सरकार गिर चुकी थी, उन्हें समझ में आ चुका था, लेकिन उन्होंने वो राजनीतिक, वो कूटनीति उन्होंने खेली और उस देश में राष्ट्रपति को अपने अंडर में करके उस लोकतंत्र को, उस पर कुठाराघात किया, उसकी हत्या करी और एक आपातकाल की घोषणा करी, जिसका दंश आज भी हम झेल रहे हैं। रही बात विकसित भारत की, तो विकसित भारत 2010 जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनते हैं और लाल किले के प्राचीर से पहले वो ऐसे प्रधानमंत्री होते हैं जो शौचालय की घोषणा करते हैं। लोग हंसते रहे कि कैसा विकसित भारत होगा, एक शौचालय की बात देश का प्रधानमंत्री उस लाल किले के प्राचीर से वो बात कर रहा है। साथियों, वो एक शुरुआत थी कि पूरा आप सभी और हम सभी अपने गांव में जाकर देखते थे कि हम गलियों में निकल नहीं पाते थे। एक शुरुआत स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत से करने वाले भी कोई प्रधानमंत्री है, एक विकसित भारत की यदि कोई कल्पना कर सकता है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने करने की बात करी। एक स्लोगन दिया, आत्मनिर्भर भारत। आप बताइए,
खाली आत्मनिर्भर भारत, आज तक क्यों किसी ने ये बात नहीं की? साथियों, हर किसी को सरकारी नौकरी लग पाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को सोचा कि क्यों ना ये भारत आत्मनिर्भर भारत क्यों ना हो। उस आत्मनिर्भर भारत, स्वयं जब आप आत्मनिर्भर होंगे, निश्चित रूप से आप रोजगार पैदा करेंगे और अन्य लोगों को भी रोजगार देने की बात करेंगे। वो विकसित भारत का सबसे पहला स्लोगन यदि कोई था तो आत्मनिर्भर भारत था, जिसे आप परिलक्षित करते हुए आज भी इस 2026 में देखते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी बहुत सारी तमाम योजना है इस भारत सरकार के, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, चाहे हमारे शिवराज जी ने जब बच्चों के लिए सीखो कमाओ योजना जैसे और भी ऐसी तमाम योजना जो आई, जो विकसित भारत के लिए आज आप देख रहे हैं कि जगह जगह। अच्छा, और एक चीज मैं आपको बतलाना चाह रहा हूं कि विकसित भारत को यदि हम आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया से भी जोड़ रहे हैं, तो किसी एक अच्छे अर्थशास्त्री और विदेशी ने कहा था कि यदि इस देश का परिवहन बहुत अच्छा होगा, निश्चित वो विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर होगा। आप देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बनते हैं तो उनकी सबसे पहली और सफल योजना यदि कोई योजना थी तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। गांव तक किस तरह से उस विकसित भारत की कल्पना को साकार करने के लिए, गांव से जोड़ने के लिए किसी प्रधानमंत्री ने बात करी तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है, जिसे आज भी नरेंद्र मोदी जी उसे गांव-गांव तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप देखिए, रोडों के मामले में जिस प्रकार से क्या होता है कि जो परिवहन होता है, ये किसी भी एक शरीर से अगर तुलना करें तो एक शरीर में हमारे नसों का जाल होता है। यदि आपके नसों का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा तो आपका स्वस्थ शरीर होगा। उसी प्रकार किसी देश का यदि परिवहन बहुत अच्छा होगा, रोडें होगी आपका, तो आपके अंदर रोजगार और गांव-गांव तक पहुंचने का, और कहीं ना कहीं वो गांव का व्यक्ति शहर में रोजगार करने आएगा। और आज आप देख रहे हैं कि इसका परिणाम देखने को हम सभी को मिल रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अगर बात करने बैठे तो बहुत देर होगी, क्योंकि मेरे बाद हमारे अध्यक्ष महोदया भी बैठी हुई है। क्योंकि मुझे सुखचंद भाई ने, मेरे परम मित्र रहे हैं, उन्होंने बोला, इस आग्रह पर मैंने आने का प्रयास किया। चीजें तो बहुत सारी है, लेकिन मैं इतना ही कह के अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ठाकुर जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वे मंच पर उपस्थित हो और आपातकाल के 50 वर्ष भारतीय प्रजातंत्र के लिए एक सबक, क्यों लगा गया आपातकाल, क्या जरूरत थी उस समय और उससे हमें क्या सीख मिलती है और क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए। मैडम आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। बोली भारत माता की। माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करती हूँ। जटाशंकर त्रिवेदी कॉलेज के सभागार में यूथ पार्लियामेंट, युवा संसद, वैसे तो अलग अलग विषय को लेके कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं, पर ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है हम सब के लिए, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हमारे लिए भी। क्योंकि जीवन के हर मोड़ पर हमें जब कुछ सीखने मिलता है तो नॉलेज तो बढ़ता ही है, साथ साथ हम समाज में काम करने के लिए नए नए तरीके सीख पाते हैं। और आज इस युवा संसद कार्यक्रम में मंच पर आसीन प्राचार्य महोदय, जैनेन्द्र भैया और पूरा टीचर स्टाफ जटाशंकर त्रिवेदी कॉलेज का, दर्शक दीर्घा में बैठे हमारे सभी वरिष्ठ और अपने अपने क्षेत्रों में पारंगत हमारे सभी बुजुर्ग जनों को मेरा चरण स्पर्श करके प्रणाम करती हूँ और सभी बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद। मैंने आपको सुना नहीं, ये मेरा दुर्भाग्य है। जिसको यहाँ बोलना था, जिनको अपने विचार रखने थे, उन्हें सुनने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला, लेकिन मुझे मालूम है कि आपकी जिज्ञासा, आपकी उत्सुकता क्या है। और जाहिर सी बात है, जिसने भी पार्टिसिपेट किया है उसे हम हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि उसके अंदर कोई ज्ञान है, उसने पढ़ा है, उसने एनालिसिस किया है, तभी उसने इस आज के इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दर्ज की है। हमारा बोलना तो एक मार्गदर्शन है आपके लिए, पर आपकी जितना नॉलेज, हम आपसे कम अनुभवी हैं, क्योंकि आप अभी करंट नॉलेज से जुड़ के
आधुनिक शिक्षा से जुड़ के नई नई बातें जहाँ सीख रहे हैं। हमने जितना सीखा है, जितना समझा है, जैसे जैनेश भैया ने बताया, आपातकाल, वो इमरजेंसी का दिन 25 जून, जिसमें हमारे भी कुछ ऐसे वरिष्ठ जन हैं हमारे अपने भारतीय जनता पार्टी के, जिसे हम मीसा बंदी, इनमें हमारे आदरणीय रंगलानी जी, जिनको प्रतिवर्ष हम सम्मानित करते हैं कि उन्होंने कितनी आपदाएं झेली और उस समय का कितना कठिन समय रहा होगा। क्योंकि आज तो हम सिर्फ भाषणों के माध्यम से, लेखों के माध्यम से पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, लेकिन जिन्होंने झेला है इस दंश को, वो कैसा भयावह समय रहा होगा, किन परिस्थितियों के कारण ऐसी घोषणा करनी पड़ी, या ये एक सोची समझी साजिश थी। बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं अगर हम उस समय पे फ्लैशबैक में जाते हैं तो, कि अगर ऐसा नहीं होता तो आज हमारा देश का स्टेटस क्या होता। क्या आज हम जिस विश्व गुरु की परिकल्पना को साकार करने का इंतजार कर रहे हैं कि 2047 तक हमारा देश विश्व गुरु के पद पर आसीन होगा, ऐसा तो नहीं कहीं इमरजेंसी अगर नहीं लगती तो हम आज विश्व गुरु बन गए होते। हो सकता है, क्योंकि कुछ भी असंभव नहीं है। आजादी के बाद जब निरंतर हमारा देश उन्नति की तरफ अग्रसर होना था, उसने वो स्पीड पकड़ी है। अगर सन 2000 के बाद विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने की राह पर, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर इमरजेंसी नहीं लगती या आपातकाल की घोषणा नहीं होती तो ये उपलब्धि आज से 25 साल पहले हमें मिल चुकी होती। इसके पीछे किसका हाथ था? क्या ये सोची समझी साजिश थी? क्या जिन्होंने देश का विभाजन किया, जो नहीं चाहते थे कि देश एकता के सूत्र में बंध के रहे, क्या ये सब उसके कारण हुआ? ऐसे बहुत से सारे प्रश्न चिन्ह इस टॉपिक पे लग जाते हैं। लेकिन आज मैं बात करूंगी कि इमरजेंसी के कारण, बहुत कम शब्दों में, कि इमरजेंसी के कारण जो नुकसान उठाना पड़ा हमारे देश को, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में जो नुकसान उठाना पड़ा उसकी भरपाई कैसे होगी। और अगर हम आज वर्तमान स्थिति को देखते हैं, जब हमारे अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जैसे जैनेश भैया ने बताया, कि जो खुले मंच से ऐसी बात करते हैं जिसमें देश का, युवा का, गरीब का, महिलाओं का कल्याण होता है, किसानों का, तो इसमें बुराई क्या है? ये शर्म की कौन सी बात है? वो व्यक्ति जो खुले मंच से बोलने में नहीं शर्माता, जो अपने हाथ में झाड़ू रख के देश की, शहर की गलियों को साफ करने में नहीं शर्माता, तो हमें क्यों शर्म आती है? आज क्या सिर्फ एक नगर पालिका अध्यक्ष होने के नाते मैं ये बात कर रही हूँ, या एक देश की नागरिक होने के नाते ये बात कर रही हूँ? ये मेरा अपना मूल स्वभाव होना चाहिए। क्या साफ सफाई करना सिर्फ नगर पालिका का काम है? क्या वो कर्मचारी इंसान नहीं है जो दिन रात हमारी सेवा करते हैं, जो रात में 10 बजे से शुरू होकर सुबह 4 बजे अपने घर जाते हैं, रात्रिकालीन सेवा जिसे बोलते हैं, और सुबह से जब वो 4 बजे अपने घर जाते हैं, सुबह फिर दूसरी टीम 7 बजे, 6:30 बजे से सड़कों में आके काम चालू कर देती है। किसके लिए? सैलरी पाने के लिए। सैलरी तो उन्हें मिल जाएगी अगर वो झाड़ू कम भी लगाएंगे तो, लेकिन वो 100% काम क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें वो जिम्मेदारी मिली है। अगर देश का एक एक व्यक्ति, एक एक युवा, एक एक नौजवान, एक एक विद्यार्थी अपनी जिम्मेदारियों को समझ के उसका निर्वहन करना लगे, तो वो दिन दूर नहीं है जब हम विश्व गुरु के पद तक पहुंच पाएंगे और विकसित भारत की संकल्पना को साकार कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मूल उद्देश्य, उनका मूल सिद्धांत ही है कि अंतिम छोर तक के व्यक्ति का उद्धार कैसे हो, उसका कल्याण कैसे हो। आज अगर सड़कों की भैया ने बात की, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। एक समय बालाघाट से सिवनी जाने के लिए हमें 4 घंटे लगते थे, यानी हमारी गाड़ी झूलों की तरह हिलती थी, इतनी खराब स्थिति थी रोड की। पर आज सिर्फ मेन हाईवे की अगर हम बात ना करें, और गांव-गांव में भी आप जाके देखें तो हर गांव में आपको रोडों का जाल बना हुआ दिखेगा। हमारे शहर में भी अगर हम बात करेंगे तो आपको दिखेगा कि रोडों का जाल जैसा बिछ गया है। ये तो हो गई सड़क योजना, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो भारत देश को एक विकसित राष्ट्र के रूप में सत्यापित करने के लिए काफी है।
महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, किसान के कल्याण के क्षेत्र में, युवाओं को रोजगार दिलाने के क्षेत्र में और नारी को सशक्ति की दिशा में बढ़ाने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के क्षेत्र में। आज अगर महिलाओं का आरक्षण नहीं आता तो क्या भारती ठाकुर इस सीट पर आसीन हो पाती? आज आप देखिए कि सरकार ने महिलाओं के लिए कितना आसान कर दिया है सब कुछ। हमने अपनी मम्मी, दादी, नानी सबको देखे हैं कि वो घर के अंदर रह के एक संघर्षमय जीवन जीती थी, लेकिन आज सब कुछ कितना आसान हो गया है, क्योंकि यही विकसित भारत की संकल्पना है कि देश कैसे आगे बढ़ेगा। जब तक महिलाओं का कल्याण नहीं होता, जब तक युवा सशक्त नहीं होते, जब तक किसानों की स्थिति मजबूत नहीं होती, जब तक गरीबों का कल्याण नहीं होता, इन सारी चीजों पे नजर डालें तो एक एक व्यक्ति को फोकस करके आज हमारे देश की सरकार काम कर रही है। किसान कल्याण योजना, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में तो अनेकों योजनाएं आई हैं। इसके अलावा युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए ढेर सारी योजनाएं मिली हैं। किसानों के लिए तो अब एक नारे जैसे मोदी जी कहते हैं कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। तो ऐसे नए नए अनुसंधान के माध्यम से देश आगे बढ़ रहा है, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देश की अगर एक अलग पहचान बनाना है, देश को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है, तो हमें विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनानी होगी। लेकिन वो कब बनेगी? जब इस देश का युवा मजबूत होगा। इसलिए ये जो सेशन अरेंज किए जाते हैं, युवा संसद, यूथ पार्लियामेंट, ये तो एक बहाना होता है, ये एक टॉपिक आपके सामने इसलिए लाया जाता है ताकि उस टॉपिक को आप एनालिसिस करें, आप पढ़ें और आप देश की समकालीन परिस्थितियों से जुड़ें। यहाँ बोलना, रट के बोलना या देख के बोलना या अपने खुद के विचारों से बोलना, ये तीनों अलग अलग चीजें होती हैं। कभी भी ध्यान रखिएगा, माइक में 3 तरीके से बोला जाता है। एक तो रट के बोला जाता है, दूसरा देख के बोला जाता है और तीसरा स्वयं के अनुभव से बोला जाता है। जो चीज हम देख के बोलते हैं उसका श्रोताओं पे इतना प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा आई कांटेक्ट नहीं होता उसके साथ। जो चीजें रट के बोली जाती हैं उसका और भी प्रभाव श्रोताओं पे नहीं पड़ता, क्योंकि हम खुद ही उसमें कॉन्फिडेंट नहीं होते। रट के बोलना यानी एक लाइन भूले तो हम वापस फिर उसी लाइन में जाएंगे फ्लो पकड़ने के लिए। और जो चीजें स्वयं के अनुभव से बोली जाती हैं वो सामने के हृदय पटल में बहुत हृदय की गहराइयों तक जाती है वो सारी चीजें, क्योंकि सामने वाला भाव के साथ बोल रहा है, अपने स्वयं के अनुभव से बोल रहा है। इसलिए कभी भी याद रखिए, मैंने तो आपको बोलते हुए नहीं सुना, लेकिन जिन्होंने भी स्वयं के अनुभव से बोला, मेरे हिसाब से तो वही आज के सच्चे विजेता होंगे, क्योंकि अनुभव में बोली हुई चीज हमें एक तो सामने वाले श्रोता से डायरेक्ट कनेक्ट करती है और हमारी बात का सीधा प्रभाव पड़ता है। पहले भी मैंने ये बात यहाँ बताई है, जब पहले के समय में किसी देश के राजा को किसी दूसरी कंट्री में अटैक करने जाना होता था तो वो अपने जासूस को वहां भेजते थे। जैसे इंडिया में किसी को आक्रमण करने आना है किसी दूसरी कंट्री को, तो वो अपने जासूस को भेजते थे और बोलते थे कि पहले एनालिसिस करके आओ, घूम के देख के आओ वहां पे कि वहां की अर्थव्यवस्था कैसी है, वहां के लोग कैसे हैं और खासकर वहां का युवा कैसा है। इसके बाद हम आक्रमण की तैयारी करेंगे। जब भारत देश में ये बात आई और जब वहां जाके ये बताया गया कि वहां का एक एक युवा, वहां का एक एक जवान आज भी भगवत गीता का श्रवण करता है और उसको पढ़ता है, इसलिए वो किसी दूसरे देश या मुगल शासक के आगे सिर झुकाने तैयार नहीं है। वो अपने देश की आन बान शान पे मरने तैयार है, लेकिन मुगल शासक के आगे सिर झुकाने तैयार नहीं है। वहां का युवा इतना मजबूत है, उसका मनोबल बहुत मजबूत है। तो ये सारी चीजें हमारे देश की वास्तविक स्थिति को उजागर करती हैं। किसी भी देश की वास्तविक स्थिति और किसी भी देश का पतन और किसी देश का विकास, उसका उत्थान युवाओं के मनोबल पे निर्भर करता है कि उस समय का युवा, उस
उसका मनोबल कैसा है, उसकी सोच कैसी है, उसके संस्कार कैसे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगी कि एक अच्छा सत्र आपने ज्वाइन किया, बहुत श्रोताओं को आपने सुना होगा, बहुत वक्ताओं को आपने सुना होगा, अलग अलग तरीके से सबकी बातें सुनी होंगी। मेरी भी शायद इतनी सारी बातों में कुछ एक आध बात शायद आपको पसंद आई होगी, उसको अपने मस्तिष्क पटल पर अंकित कर लीजिए। तो ये आज का सेशन आपका अटेंड करना सार्थक होगा, क्योंकि इतने लोग आए गए, हमने बहुतों को सुना, पर अगर मैं किसी एक को खड़े करके मात्र 5 पॉइंट पूछ लूं कि भारती भाभी ने क्या बोला था, जैनेब भैया ने क्या बोला, या अभी मैंने इतनी देर से क्या बोला, तो शायद ही कोई एक दो लोग बता पाएंगे। तो उसके लिए जरूरी है प्रेजेंट माइंड। हमें प्रेजेंट माइंड रहना जरूरी है, किसी भी कंडीशन में हो। अगर हम सत्र अटेंड कर रहे हैं उससे भी जुड़ के रहिए, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें भी आप प्रेजेंट माइंड रह के पढ़िए। वो चीज 100% आप पे इफेक्ट डालती है और भविष्य की तैयारी है ये आपकी। आज आपको इस मंच के माध्यम से इसलिए जोड़ा गया है कि ये भविष्य के हम प्रतिनिधि तैयार कर रहे हैं। ये कभी मत सोचिए कि हम ये युवा संसद क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, हमें राजनीति थोड़ी करनी है, हमको नेता थोड़ी बनना है। अरे हम तो स्टूडेंट हैं, हमको तो इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। तो क्या हुआ, क्या स्टूडेंट एक नागरिक नहीं है? और अगर वो भविष्य में एक डॉक्टर, एक इंजीनियर बनना चाहता है तो क्या वो नागरिक नहीं होगा? क्या उसका नॉलेज डेवलप नहीं होना चाहिए? क्या इस मंच पे उन्हीं लोगों को बोलने का अधिकार है जो राजनीति करते हैं या जो नेता कहलाते हैं? आज से 5 साल पहले हम भी राजनीति में नेता नहीं थे, हम भी एक गृहिणी थे, लेकिन आज यहाँ पे क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि हमने उतना नॉलेज गेन किया है और कहीं ना कहीं हम सक्षम थे बोलने के लिए, तो हमें अवसर मिला। तो ये चीज जीवन में हमेशा ध्यान रखिए कि आपका ज्ञान, आपकी काबिलियत आपको कब किस मुकाम पर ले जाए, कब किस मुकाम पे ले जाके खड़ी कर दे, ये आप ही नहीं समझ पाएंगे। और काम करने की काबिलियत जिसके अंदर है उसे किसी पद की जरूरत नहीं पड़ती, आपका काम बोलता है। अगर आप अच्छा काम करते हैं, अच्छी विचारधारा के साथ काम करते हैं, एक समाज सेवी होके काम करते हैं, तो आपका काम लोगों को दिखता है और पद स्वयं चल के आपके पास आएगा। आपको किसी पद को पकड़ने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके लिए जरूरी है आपकी बुद्धिमत्ता, आपका करंट नॉलेज और आपका ज्ञान। भले ही आप देखते ना कि हम भले 12वीं में पहुंच गए, हमने फाइनल कर लिया, पीजी सारे अपने कर लिए कोर्सेज, और 4th क्लास की बुक अगर आगे मैं आपके सामने ला के रख दूंगी तो क्या आप 100% सॉल्व कर पाएंगे? बताइए, नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकती। आज भी मेरे बेटे को जब मैं पढ़ाने बैठती हूँ, 4th में है, तो बहुत सारी चीजें मुझे भी देख के उसको बताना पड़ता है कि इसका क्या आंसर होगा। पर ऐसा क्यों? मैं भी साइंस की स्टूडेंट हूँ, फार्मेसी की हूँ, मैं PhD कर रही हूँ, लेकिन मैं 4th क्लास की वो बुक क्यों नहीं सॉल्व करवा पा रही उसको? क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें जो कुछ पूछा गया उस करंट नॉलेज से मैं जुड़ी नहीं हूँ, या उस समय के नॉलेज से मैं इतने अच्छे से नहीं जुड़ी थी। शायद उस समय मैं भी रट के पेपर देती थी या बस रटा रटाया लिख के आ जाती थी। तो ये बहुत सारी बातें होती हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का, बोलने का, सुनने का। और जाते जाते मैं 2-3 बातें एक पॉइंट के माध्यम से आपके समक्ष रखना चाहूँगी। एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान है और एक अच्छे इंसान की पहचान है। जितने ज़्यादा हमारे अंदर सुनने की क्षमता होगी, उतने ज़्यादा हमारा व्यक्तित्व विकसित होता है। इसलिए कभी भी अपने अंदर सुनने की क्षमता को बढ़ाइए बोलने के तुलना में। बोलना अच्छी बात है, लेकिन अवसर आने पर बोलिए। जितना ज़्यादा आप में सुनने की आदत रहेगी, आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जिसका एकांत पवित्र होता है वह महान व्यक्तित्व का इंसान कहलाता है। एकांत पवित्र यानी समझते हैं? कोई बताए ना एकांत पवित्र यानी क्या होता है? जिसका साइलेंट, यानी जो व्यक्ति अकेले में भी वैसे ही रहता है जैसे 4 लोगों के बीच में रहता है, वह सच्चा इंसान कहलाता है और उसके व्यक्तित्व का विकास तेजी से होता है। आज इस युवा संसद के माध्यम से मैं ये बातें इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप एक युवा हैं, आने वाले देश का भविष्य है। ये सारी बातें आपके अंदर खरी उतरेंगी तो एक अच्छे नागरिक के रूप में आप देश का निर्माण कर पाएंगे। और तीसरी चीज,
जो देखने लायक है उसी को देखिए, जो सुनने लायक है वही सुनिए। सुनिए नहीं, सुनना चाहिए, ये हमारे लिए भी है। क्योंकि मनुष्य जन्म हमें मिला है और इसके बाद भी अगर हम अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है तो धिक्कार है हम पर। क्योंकि उन लोगों को जाके देखें जिनके अंग सलामत नहीं है, जिनकी आंखें नहीं है, जिनके कान नहीं है, जिनके हाथ नहीं है या जिनकी बुद्धि नहीं है। आज अगर भगवान की कृपा से हमारे पास आंखें भी हैं, कान भी हैं, हम चल भी रहे हैं और हमारा दिमाग भी सही सलामत है, तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। तो उन सारे अंगों का, भगवान की उस नेमत का हम सही उपयोग करें। आज विज्ञान दिवस भी है, मैं विज्ञान दिवस की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ दूंगी। और ये भी बताना चाहूँगी कि अभी अभी मैं साइबर क्राइम प्रोग्राम, जो साइबर क्राइम के अवेयरनेस के लिए जो प्रोग्राम अरेंज किया गया था कमला नेहरू में, मैं उससे आ रही हूँ। वो सिर्फ बच्चियों के लिए था, वो सेशन लड़कियों के लिए। उसमें भी हमने यही बात की कि साइबर क्राइम आज युवाओं की जागृति के लिए अवेयरनेस का बहुत बड़ा कार्यक्रम है। लेकिन उसमें भी मैंने यही बात की कि इसके लिए हम दूसरों को दोषी ठहराएं, ये जायज नहीं है। क्योंकि साइबर क्राइम कभी कभी हमसे भी अनजाने में कैसे हो जाता है हम नहीं जानते। तो इसलिए साइबर क्राइम जैसी घटना से बचना ये भी हम युवाओं के लिए जरूरी है। अगर हम ऐसे जिम्मेदारी वाले स्थान पर आके अपने वक्तव्य दे रहे हैं, आपको अगर अवसर मिला है, आपने जो कुछ भी बोला है, तो कम से कम अपनी उन जिम्मेदारियों को समझें जो हमने अपने भाषण में, अपनी बातों में संलग्न किया है। और हर एक बात की शुरुआत हम स्वयं से करें कि जो बातें हमने अपने भाषण वक्तव्य के माध्यम से पब्लिक के सामने रखी है, क्या हम उनको फॉलो करते हैं? तभी आपकी बोली गई बात का श्रोताओं पे प्रभाव पड़ता है। और एक अच्छे प्रतिनिधि के रूप में आप चुन के समाज की सेवा के लिए आगे आए, इसलिए भी ऐसी कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। मुझे लगातार दूसरे या तीसरे वर्ष यहाँ आने का सौभाग्य मिला, मैं धन्यवाद देती हूँ। और मैं इसके लिए क्षमा नहीं मांगूंगी कि हम लेट आए, हम जानबूझ के लेट आए क्योंकि हमें इस कार्यक्रम का समापन करना था और आपको सम्मानित करना था। क्योंकि सारे मेहमान, मुख्य अतिथि अगर शुभारंभ करके चले जाते तो समापन में कुछ कमी दिखती, तो हमने कहा हमें एक सौभाग्य मिले कि हम आपको सम्मानित कर पाए। तो मैं सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी और यही बोलूंगी कि जीवन बहुत अनमोल है। ये स्टूडेंट लाइफ एक बार जाती है तो लौट के कभी आती नहीं, इसलिए जो कुछ पाना है इतना पा लीजिए कि जीवन में कभी पछताने के लिए कुछ ना रहे। और एक ऐसा अवसर हमें मिल रहा है सीखने का कि हम अपने देश और समाज के लिए एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाते हैं। इतने अच्छे आपके टीचर हैं, इतने अच्छे स्कूल, कॉलेज, एक पूरा वातावरण है हमारे बालाघाट जिले का और उसके आप अंग हैं। ये आपके लिए और स्वयं मेरे लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं बालाघाट का प्रतिनिधित्व करती हूँ। मेरे लिए जीवन भर ये बात गौरव की रहेगी। आज मेरे माता पिता, मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा ठाकुर समाज इस चीज के लिए गौरव महसूस करता है कि जिस लड़की को हमने छपारा से ब्याह कर बालाघाट भेजा था, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो बालाघाट का प्रतिनिधित्व करेगी। लेकिन ये ईश्वर की कृपा होती है। अगर हमारे अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता है, हमारा मनोबल मजबूत है और हम कुछ वाकई में कुछ करना चाहते हैं, तो हमें ईश्वर मौका अवश्य देता है। और पढ़ाई करने की कोई उम्र नहीं होती, काम करने की कोई उम्र नहीं होती। मैं अभी भी पीएचडी की पढ़ाई कर रही हूँ। इच्छा है, मुझे लगता है कि पढ़ना चाहिए। पढ़ाई जीवन में कभी खत्म नहीं होती और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर एक बच्चे से भी आपको कुछ सीखने मिल रहा है तो जरूर सीखिए। ये सारी बातें एक विकसित भारत के निर्माण में और भारत को विश्व गुरु बनाने में विशेष योगदान देंगे। मेरा आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार, सभी शिक्षकों को नमस्कार, बुजुर्ग जनों को चरण छूकर चरण स्पर्श और ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। भारत माता की। अपने कीमती समय में से कुछ वक्त निकालकर आप आए और हमारे बच्चों को संबोधित किया विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट के अवसर पर। इसके बाद मैं जंघेला सर को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं कि जिनके कोलैबोरेशन से ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है वे आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। विराजमान सम्मानीय मैडम,
नगर के प्रथम नागरिक आदरणीय नाती सुशील ठाकुर जी, आदरणीय प्रिंसिपल सर, जो इतने अच्छे वातावरण में यहाँ ये आयोजन हो रहा है, आदरणीय जैनेन्द्र भाई, यूथ आइकॉन और बहुत अच्छा वक्ता है आप, आदरणीय एड़े सर, सभी फैकल्टी, हमारे सारे जजेस, सम्मानीय जजेस, सभी प्यारे बच्चों और जितने लोग यहाँ पे, आप सभी का बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं माय भारत से हूँ। माय भारत युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार से है। यह पूरा आयोजन माय भारत की तरफ से पूरे देश भर में आयोजित हो रहा है। माय भारत और एनएसएस एक पिता की दो संतान हैं। सेंट्रल लेवल पे हम एक ही हैं और नीचे आकर के यूथ स्टूडेंट यूथ के लिए एनएसएस काम करता है, नॉन स्टूडेंट यूथ के लिए और स्टूडेंट यूथ के लिए तो माय भारत काम करता है। आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा एक अम्ब्रेला डिपार्टमेंट बनने वाला है माय भारत पोर्टल के नीचे। माय भारत में हमारे देश के जितने भी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सारे के सारे यूथ ऑर्गेनाइजेशन माय भारत के नीचे आएंगे और एक